चलिए आप सभी को आपका अपना चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आपको हम फिजिक्स का एक पूरा ऑब्जेक्टिव, एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ मिलेगा। एकदम ध्यान से देखिए। मात्र आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसमें आपको पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रकाश का परिवर्तन से आता है। प्रकाश के परिवर्तन से पहला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण में केवल आभासीय प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासीय प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों में, समतल और उत्तल दोनों दर्पण में जो है केवल समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में है केवल जो है आभासीय प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, जरा बताइए। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रकृति क्या होगी? तो आभासी होगा और बराबर होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा और क्या बनेगा? बराबर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो फोकस दूरी जो होती है, यानी कि यहाँ पर आपको एफ आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो ये जो फोकस दूरी f है, फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की, अगर यहाँ से फोकस दूरी निकालें f बराबर, तो f बराबर निकलेगा r/2। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग कौन है? प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैद्युत तरंग का, पार्श्व तरंग का, बताइए कौन होगा? तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा देखिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है? वीवीआई क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है? जल्दी बताइए, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको यहाँ पर दर्पण सूत्र मिल गया, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बोले कि बताइए लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र आपको होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये हो गया लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। लेकिन अगर आप दर्पण सूत्र बोले तो 1/v + 1/u बराबर 1/f ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? अभी जो क्वेश्चन हमने, गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि r बराबर 2f। r बराबर 2f, r बराबर 2f का संबंध है। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? r बराबर 2f, r बराबर 2f नहीं है, तो r बराबर 2f नहीं है, इसका मतलब f बराबर r/2 होगा। r/2 तो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है, क्वेश्चन 7 एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त, तो उसका क्या होगा? तो थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको छोटा करके। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? हाँ चलिए, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसका प्रतिबिंब ऋणात्मक मतलब उल्टा, माइनस में हो गया, यानी उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तेजी से देखते चलिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। मोटर चालक के सामने मतलब साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया था? उत्तल दर्पण। वीवीआई क्वेश्चन, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वीवीआई क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? जल्दी बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? मतलब उत्तल का क्या अवतल का? तो अवतल का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या? प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा आपको। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्वेश्चन 14, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। क्या बोलिए, चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। VBI क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, समतल दर्पण में कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, परावर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ द्वारा मतलब डॉक्टरी जगत में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। डॉक्टरी जगत में किसका उपयोग, अवतल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, बताइए जल्दी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है, मतलब जिसे देखिए अगर मान लिया जाए यह है, ये वाली है, यह है, तो इसका जो किया होगा तो इसको कहते हैं गोलीय दर्पण, जिसे तो इसका क्या कहलाएगा, आपको वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपको, यहाँ पर इसको वक्ता त्रिज्या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वक्ता त्रिज्या कहेगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है और छोटा होता है, मतलब हरासित मतलब छोटा, हरासित मतलब कोई चीज, काल्पनिक और हरासित होता है, काल्पनिक और छोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन 20, ऐसे पदार्थ जिससे अगर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। ऐसे पदार्थ जिससे अगर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी आंखों में जो हमारी आंखें जो देख सकती हो वे वस्तुएं क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। प्रदीप्त की दीप्तमान, जल्दी बताइए। 21 क्वेश्चन, हमारे आंखें जो वस्तुएं देख सकती है उसको क्या कहा जा सकता है, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा देखिए उसको। क्वेश्चन 22 कह रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। आवर्धन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मतलब उल्टा होता है, उल्टा जो होगा वो क्या होगा, आपको वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जरा सुनिए। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी पे दूर खड़ा क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब जो है कट गया उधर है, तो कह रहा है कौन सा दर्पण होगा, आपका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब जो है, मान लिया जाए कि प्रतिबिंब कटा हुआ है, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, चाहे आप कितना ही दूरी पर क्यों ना हो, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है तो क्या होगा, तो समतल दर्पण होगा और उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 क्या कहता है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा पाया गया तो आभासी कहाँ क्या कहा, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा वस्तु से बड़ा पाया गया तो उसकी स्थिति बताइए कहाँ होगा। उसका स्थिति फोकस बिंदु एकदम कहाँ होगा, जल्दी बताइए। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में, याद कीजिए कंडीशन आपको बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मिल सकता है, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो वास्तविक मिल सकता है तो अवतल द्वारा सॉरी कहाँ गया 25 क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा कभी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 कह रहा है बाबू कि अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अवतल दर्पण से अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ उसको रखना चाहिए, जल्दी बताइए। अवतल दर्पण से अगर आवर्धित बनाना है, काल्पनिक सीधा बनाना है, तो याद कीजिए उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकस के अंदर, मतलब दर्पण और फोकस के अंदर के बीच में रखते हैं उसको। चलिए प्रकाश तरंग क्या विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आगे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होगा, जल्दी बताइए। निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर मिलने वाला है कौन, ए 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बाबू, जल्दी फटाफट करते हैं हम लोग। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित
और काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आवर्धित भी काल्पनिक भी बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से बनता है और उत्तल दर्पण से बनता है, सभी दर्पण से बनता है। तो नहीं, सभी दर्पण से नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से बनता। ओ सॉरी 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 सॉरी, अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। कौन दर्पण से? संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव किससे है? तो आपको यहाँ पर संभव होगा अवतल दर्पण से। कौन दर्पण से? अवतल दर्पण से। चलिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा और दूर रखने पर उसका उल्टा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? जल्दी बताइए, ये आपको फिगर में बताया गया है। कौन सा दर्पण होगा? तो आपको होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। आगे ये क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है, यदि किसी वस्तु के दर्पण से सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है, तो बताइए कौन सा होगा? तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और सीधा भी बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब से तब क्या बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको जो है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब से बनता है, मैंने कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, कि आपको वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और कहाँ बनता है? फोकस भी बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 36। क्वेश्चन नंबर 36 बाबू। क्वेश्चन 36 का किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करता है, जब वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करता है। जैसे प्रकाश देखते हैं, प्रकाश किसी वस्तु पर ज़्यादा वहाँ से टकरा कर अब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा बन में नहीं करता है? तो कौन दर्पण में नहीं बनता है? आपको यहाँ पर कौन सा दर्पण मिलेगा? जल्दी बताइए। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, उत्तल तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो उत्तल नहीं होगा कैसे? अवतल दर्पण के फोकस दूरी से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ? अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें प्रधानज के समांतर हो जाती है, क्योंकि जब कोई भी किरण फोकस चलता है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान समांतर ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो नहीं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, अवतल दर्पण द्वारा। और एक बार जो काल्पनिक आभासी होता है, उत्तल दर्पण द्वारा नहीं उतारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 का था, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो परावर्तन से भी कितना होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो 60 डिग्री होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी बताना है, वक्ता त्रिज्या कितना है? तो फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? बताइए जल्दी। सॉरी। हाँ, फोकस दूरी है तो r बराबर 2f होता है, तो f बराबर r/2, तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। लेकिन है उत्तल में क्या होता है? प्लस होगा। उत्तल में क्या होगा? प्लस होगा। तो आपको हो जाएगा, अवतल रहता तो माइनस होता। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो उसका वक्ता त्रिज्या कितना होगा? वक्ता त्रिज्या होती दुगनी होती है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, लेकिन उत्तल है तो प्लस में होगा। चलिए, आपको यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इतना ऑब्जेक्टिव आप क्लियर रखते हैं तो पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परिवर्तन से आने वाला आपको खत्म हो जाएगा, मतलब कि आप बना सकते हैं आराम से। चलिए, अब क्वेश्चन आगे अगला चैप्टर से प्रकाश के अपवर्तन से अब हम लोग देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, इसको बताना आपको ज़रूरी है। और आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन आपको है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू का मान क्या होगा? किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका मान क्या होगा? तो आप ऐसा बात जानते होंगे कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि क्या है कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर अपवर्तनांक का एक फार्मूला है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का फार्मूला होगा आपको साइन आई बटा साइन
आर। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप कह रहा है क्वेश्चन दूसरा बाबू, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। आवर्धन का फॉर्मूला आपको होगा V/U। क्या होगा? V/U, V/U। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है? तो नहीं, उत्तल लेंस जो होता है बाबू इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस ऐसा होता है। अब देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है तो बीच में मोटा होता है, बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, नहीं किनारे में पतला होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा है। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका राइट है सी। ठीक है, क्वेश्चन आगे चले तो क्वेश्चन 4 में हम लोग को यहाँ पर मिलेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे, पांचवा कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताइए किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बताइए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने उसको फोकस दूरी के दुगनी पर रखना चाहिए, यानी 2f पर रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। तो आपको पसंद करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। दिस क्वेश्चन इज VVI क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखिएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। निम्न कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो किस हम लोग पदार्थ को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग मिट्टी को प्रयोग नहीं करते, मिट्टी आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर एक वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा बताइए। प्रतिबिंब 2f रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबू उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको बताना होगा कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको आंसर देना होगा अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन 12, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस की दुगनी पर दूरी के बीच हो, फोकस दूरी के दुगनी के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए VVI क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 VVI क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है 13। चलिए ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को आपको अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता व्यक्त करती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो लेंस की क्षमता को हम लोग P बराबर 1/f होता है। P मतलब पावर, लेंस की क्षमता बराबर 1/f। चलिए क्वेश्चन, तो लेंस की क्षमता होगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 15 कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब
तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है, बताइए कहाँ रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच में रहती है, फोकस और लेंस के बीच में रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। सघन माध्यम से विरल में तो ऐसे ऐसे आ रहा प्रकाश ऐसे फैल जाता ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? जल्दी बताइए। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? कांच में, निर्वात में, या ए और सी दोनों में? तो बताइए कहाँ होती है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है बाबू? निर्वात में होती है। कहाँ? निर्वात में होती है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु के अपतन कोण तथा कांच के अपतन कोण R1 और R2 है, तब क्या होगा? बताना है आपको। तब क्या होगा? तब आपका हो जाएगा कि लाल रंग का अपवर्तन कोण छोटा और नीले रंग का अपवर्तन कोण ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्नेल के नियम के द्वारा, अभी पहला क्वेश्चन इसी था, स्नेल के नियम द्वारा क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। स्नेल के नियम के द्वारा क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है बाबू? जरा ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तलों में बनता है, अवतलों में बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों में बनता है। चलिए 21 क्वेश्चन का रहा, लेंस की क्षमता P का फार्मूला अभी बताएं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। चलिए आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता का एस मात्रा, क्वेश्चन 22 वीवीआई क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एस मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एस मात्रा डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्या? डायोप्टर होता है। चलिए, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को, कैसी लगेगी? हाँ, कह रहा है कि पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन से काम करेगा नियम, तो यहाँ पर उसको ऊंचाई ज़्यादा लगेगी, कम लगी तो ज़्यादा ऊंचाई लगेगी। कैसी लगेगी? ज़्यादा ऊंचाई लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 24 कह रहा है शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता, पार्श्व विस्थापन होता है, और विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। बताइए क्वेश्चन 24 का जवाब क्या होगा? तो विचलन नहीं होता है, सिर्फ पार्श्व विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन 25, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो अभी बताया हम ऊपर में, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहा जाता है। क्वेश्चन 26 क्या कहता है? जल्दी सुनिए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है कौन सी? कांच का समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। अगला 27, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आगे 29। आइए 29 को हम लोग देखते हैं। 29 क्या कहता है? 29 कह रहा उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल और लेंस के बीच रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा।
काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। कैसा है? प्रिज्म की तरह। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग को जो है प्रिज्म की तरह काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक और क्या बनेगा? आवर्धित। दो माध्यम के सीमा के बीच में प्रकाश पर लंबवत आपतित हो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। बताइए अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए जल्दी से। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन क्या होगा? कोणीय विचलन क्या होता है? I माइनस आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण होता है, इसलिए I माइनस R होगा। क्या होगा? I माइनस R। चलिए अगला, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? तो होगा 1.5 प्लस 1, 1.5 प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन 35। सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है। इसका कारण है प्रकाश का, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे 2D वाले फोकस का अंतर क्या होगा? 2D तक हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। 1/f P बराबर आएगा यानी तो हो जाएगा F बराबर 1/P, F बराबर हो जाएगा 1/P। 2 डायोप्टर है तो 100 सेंटीमीटर भागा देंगे तो हो जाएगा। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर 37 से 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। कितनी होगी? 1 डायोप्टर। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की होगी -1 डायोप्टर। कितना होगा? नहीं 1 डायोप्टर होगा। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। 20 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्षमता होगी। बताइए 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता क्या होगी? तो होगी 5 डायोप्टर। क्या डायोप्टर? 5 डायोप्टर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आगे चलते हैं तो क्वेश्चन कुछ आगे भी आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन आगे दिखाई देगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या है? जल्दी बताइए। 40 क्वेश्चन नंबर 40। 5 डायोप्टर। अभी बताएं। 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता के समांतर क्या होता है? डायोप्टर। पहले बताइए। मृच्छका के निर्माण का मूल कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक मृच्छका जो गर्मी के दिनों में ऐसे चिलमिलाता हुआ, ऐसे देखे होंगे आप, खंडे में चिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं मृच्छका। क्या कहते हैं उसको? मृच्छका कहते हैं। चलिए तो आपको प्रकाश के अपवर्तन से भी 42 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। अब हम लोग आगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को देखते हैं। चलिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम आए हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा कि क्या क्या जवाब होगा। कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेटिना कहा जाता है, या रेटिना कहते हैं उसको, या दृष्टिपटल कहते हैं उसको। रेटिना कहते हैं या क्या कहते हैं उसको? दृष्टिपटल। तो ऑप्शन में यहाँ पर दृष्टिपटल आपको दिया हुआ है, आंसर होगा आपको दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वही क्वेश्चन वहाँ यहाँ पर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह रेटिना कहलाता है। वह क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? जरा ध्यान से देखिए फटाफट। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? जरा क्वेश्चन 5 हो गया ना? क्वेश्चन 5 नहीं हुआ।
क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है, क्वेश्चन 5 की दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताया हुआ आपको किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर, यहाँ देखिएगा VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बाबू 25 सेंटीमीटर होती है। क्या सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, जरा याद रखिए 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसको, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष, चलिए बताइए, दूरदृष्टि दोष। इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जा सकता है इसको। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देगा, काला। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल लेंस से, और दूरदृष्टि का होता है उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल से और निकट दृष्टि दोष का होता है अवतल से। निकट दृष्टि दोष का अवतल से। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिकतम होता है, जल्दी बताइए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग के। कौन रंग के, बताइए, बैगनी रंग के किरण का। कौन रंग के किरण का, बैगनी रंग के किरण का। जल्दी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहता है कि अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया था, जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष, चलिए बताइए, जरा दृष्टि दोष। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जिस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक करती है, बताइए। तो आपको यहाँ पर 13 क्वेश्चन जो जिससे हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो नीला रंग के किरण को सबसे अधिक करती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, एक स्वस्थ आंख से दूर बिंदु होता है अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत, लेकिन निकट होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, निकट जब बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बोलेगा तो अनंत। चलिए अगला, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ये बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत एक एक क्वेश्चन कई बार है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी संयोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, समंजन। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, समंजन क्षमता नेत्र की, जिसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है, बाबू श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनता है, तो 7 रंग के मेल से बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 VVI क्वेश्चन, नेत्र लेंस को कम हो गया मतलब निकट हो गया, और निकट हो गया बाबू तो आपको निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, नेत्र फोकस दूरी कम हो गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। चलिए, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 10 के पावर। एक एंगस्ट्रम का मान आपको होता है 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। अभी नेत्र लेंस की मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पश्चमासी पेशियों के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रण कौन करता है। दिस क्वेश्चन इज VVI क्वेश्चन। कैमरे के तरह मतलब कैमरे के भांति जो है प्रवेश करने वाले परिणाम को, प्रकाश को ज़्यादा न जाए कम न जाए, उसको प्रवेश को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में पुतली से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, पुतली से प्रवेश करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है, परिकिरणन। आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है, परिकिरणन। क्या होने के कारण क्या है, परिकिरणन। चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकांश अपवर्तन होता है। आकाश अपवर्तन कहाँ होता है, जल्दी बताइए। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन पाया जाता है, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है।
नियंत्रण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष? फोकस दूरी कम हो गया बाबू, फोकस दूरी कम हो गया, निकट दृष्टि दोष होगा। कौन होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। अभी तो बताए ऊपर पेज में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं, जिसमें चलिए 5 सतह होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 का पुतली के साइज में कौन सा नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रण करता है पक्षमाभी। आकाश का नीला रंग होने का परिघटना क्या? आकाश का नीला परिकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिकिरण। खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन आगे 33 कहता है क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, क्वेश्चन 34, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म का आधार की ओर अधिकतम झुकाव किसका होता है? बैंगनी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा? काला। प्रकाश के किन रंगों का परिकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल। किसका? लाल होता है। प्रकाश का घटक तरंगों के टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश के घटक तरंगों को टूटना क्या कहलाता है? बताइए। प्रकाश के तरंगों को प्रक्षेपण, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 38 कहता है क्या? जरा सुनिए ध्यान से। 38 कहता है आपको कि 38 कहता है कि इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरण का निम्नलिखित बातों हो। निम्नलिखित बात क्या हो? जल्दी बताइए। 38 में इंद्रधनुष कैसे बनता है आपको बताना है। तो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है इसमें। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इंद्रधनुष की भीतरी भाग कैसा होता है? बैंगनी होता है। आंख व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? जल्दी बताइए। आंख व्यवहार करता है आपको उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि उसमें लगा होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए विद्युत धारा टॉपिक से, फिजिक्स का विद्युत धारा टॉपिक से आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जरा देखिए आप लोग बढ़िया से। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। बताइए। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। इसे हम क्वेश्चन याद रखिए, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। चलिए क्वेश्चन 6, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चलिए बताइए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो आपको सर्वोत्तम सुचालक जो है यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपर है कि एजी है कि एल है कि एफी है? कॉपर, एजी, तो एजी यहाँ होगा आपका ऑप्शन, एजी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, सात विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। एमीटर को श्रेणी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। ठीक है। 9, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है किसी चालक तार से, तो उसमें जो गतिशील कण होता है, घूमते रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। धारा मापने में किसका उपयोग किया? धारा मापने में आपका उपयोग किया जाता है एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं हम लोग।
12 क्या है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो एम्पियर जिसके पावर में होता है -6 उसको कहते हैं माइक्रो, तो हो जाएगा 10 के पावर -6। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन चालक है? कौन जो है आपको चालक है? बताइए, चीनी, मिट्टी, अभ्रक, कांच या एल्युमिनियम। चालक पदार्थ कौन? चालक पदार्थ किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उस चालक कहते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 बताना है आपको। शक्ति का फॉर्मूला क्या था? V²/R। चलिए क्वेश्चन आगे। 15 क्वेश्चन का था 1 किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होता है? तो आपको होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर बताना 17, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत वाहक बल आपको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है आपको होता है 1000 यूनिट। 1 किलोवाट पर 1000 यूनिट होता है। चलिए नहीं होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। आगे 1 HP बराबर होता है कितना? 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर कितना? 746। आवेश के 1 क्वांटम का मान क्या होता है? आवेश के 1 क्वांटम का मान क्या होता है? जल्दी बताइए, आवेश के 1 क्वांटम का मान कितना होगा? तो आपको हो जाएगा 1/10 के पावर -19 कूलम। चलिए, घरों में विद्युत परिपथ समूहित होती है। घरों में विद्युत परिपथ कैसे समूहित होती है? समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी बताइए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 3000 ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। चलिए क्वेश्चन 24 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 24 कहता है एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का। किसका मात्रक है बताइए? क्योंकि Q का फार्मूला क्या होता है? I/T ना। I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर हो जाएगा I बराबर Q/I बराबर होता है। रुकिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। I बराबर Q/T होता है, तो हो गया QT हो गया ना। तो T धारा एम्पियर हो गया। यहाँ हो गया किसका? आवेश का। किसका हो गया? आवेश का। चलो, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम किसके लिए सत्य है आपको बताना है। ओम का नियम है धात्विक चालकों के लिए। धात्विक चालक की धारा प्रवाहित होगा था ना कि नियत ताप के चालक में प्रवाहित धारा का मान विभवांतर के सीधा संबंध होती है, वही ना है। तो धात्विक चालक रहेगा तो धारा प्रवाहित होगा। चलिए, भी समानुपाती आर कह रहा है। क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है भी समानुपाती आर नियम किसने दिया? भी समानुपाती आर तो बाबू आपको दिया किसने? ये तो ओम ने दिया। किसने दिया? ओम ने दिया। ओम का नियम का सूत्र क्या है? जल्दी बताइए, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम का नियम का सूत्र आपको यहाँ पर V बराबर IR। V बराबर क्या है? IR। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 के बाद 19 कूलम होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है आपको 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कूलम विद्युत आवेश में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 कूलम में आपको हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर 19 कूलम। लेकिन -19 होगा, लेकिन ये प्लस होना चाहिए। माइनस में रहता है तो वह वाला इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। अगला क्वेश्चन 31, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर धारा प्रवाहित, उसके बीच संबंध क्या है? अभी फार्मूला I बराबर V/R। I बराबर V/R। I बराबर आपको ऐसे फार्मूला I बराबर V/R है, तो R बराबर हो जाएगा V/I, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए 32 क्वेश्चन। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध होगा NR।
कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो आपको हो जाएगा n प्रतिरोधों को, तो n प्रतिरोधों को हो जाएगा NR। क्या हो जाएगा? NR। चलिए क्वेश्चन आगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I। चलिए अगला क्वेश्चन 33 के बाद 34। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा आपको होता है 3.6 10 के बराबर 6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। चलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका लगा होता है? तो अभी क्वेश्चन बताएं, टंगस्टन का लगा होता है। किसका लगा होता है? तो टंगस्टन का लगा होता है। ठीक है। चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रति ओम मीटर। ओम प्रति मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये आपको काम करता है किसके प्रभाव पर? चलिए बताइए, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किसके प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए इतना जो क्वेश्चन आपको हम दिखाएं वो आपको बताया गया है, एकदम VVI क्वेश्चन है। इतना इलेक्ट्रिक से विद्युत धारा से इतना आप कम से कम याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक अगर चले हम लोग तो है आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से हम यहाँ पर आपको आपके लिए खास करके आपके लिए हम मेन क्वेश्चन मतलब VVI क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लघुपथन तब होता है जब ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न होता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न आपको होता है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों से। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? VVI क्वेश्चन, इसको आप याद रखिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? आपको कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन आपको 5 विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करती है? डायनमो मतलब जनरेटर, डायोड। पहला डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर से, डायनमो से, मोटर से। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनमो से। किससे उत्पन्न होती है? डायनमो से, जनरेटर से उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? जल्दी सुनिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का क्या आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? जल्दी बताइए, विद्युत चुम्बकीय खोज किसने किया था? फ्राइडे ने किया था। फ्राइडे ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से आपको डिश धारा प्राप्त की जाती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में DC कहते हैं। और जो लाइन होता है करंट जिससे बल्ब जलता है बड़का, उसको हम कहते हैं AC, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या अभी बताएं? जनित्र कहते हैं इसको, जनित्र जिसे हम डायनमो भी कहा जाता है, जनरेटर भी कहते हैं उसको। क्वेश्चन 10 क्या था? किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? आपको बताना है किस युक्ति में, कौन सा मशीन में आपको जो है द्विभक्त वलय जो है आपको परिवर्तन काम करता है? तो आपको विद्युत जनित्र में मतलब जनरेटर में जो लाइन उत्पन्न करता है जनरेटर, उसको में। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? चलिए बताइए, आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है किसका? फ्लेमिंग के वाम हस्त में अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की बताता है कि धारा की बताता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में आपको बताता है धारा की दिशा को। किसको बताता है? धारा की दिशा को बताता है। चलिए क्वेश्चन 12 कह रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से आपको धारा जो प्राप्त करती है AC और DC दोनों मिलती है। DC भी मिलती है, AC मिलती है, DC और AC दोनों मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर C को मारना पड़ेगा। चलिए लघुपथन के समय
क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी तो पहला क्वेश्चन ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो इस्पात के करते हैं। विद्युत चुम्बकीय, विद्युत से अगर चुम्बक बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? हम लोग इस्पात का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे समृद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह क्या है? वह क्या है आपको बता, मैक्सवेल के दक्षिण हाथ का नियम, दाहिना हाथ का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन तो लगता है कुछ आधा सुधा है। चुंबकीय क्षेत्र सभी, अच्छा कुछ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो आपको काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ऊपरी मुखी होती है। क्या होती है? ऊपरी मुखी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 आपको बताना है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव पर किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? जल्दी बताइए कितना होती है? हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है ये तो सब जानते हैं, जल्दी बताइए कितना होगा? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 धारा नहीं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R बराबर V बटा I। ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? तो डायनेमो जो है दोनों प्रकार की धारा, दी धारा AC और DC दोनों प्राप्त करती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, यानी आपका ऑप्शन होने वाला है सी। ऑप्शन कितना होने वाला है? तो ऑप्शन होने वाला है सी। चलिए ये सब क्वेश्चन VVI नहीं है, VVI क्वेश्चन ये सब नहीं है। चलो घरेलू क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, ठीक है, जिसे गर्म तार मतलब जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्थभूत जो जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं अर्थ भूयोजित तार। इन तारों का रंग कैसा होता है? तो लाल, काला और हरा होता है। लाल, काला और हरा होता है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलने वाला उपकरण बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है कौन? मतलब घूमता है तो लाइन निकालता है, वो आपको कौन देता है? जल्दी बताइए। तो आपको जनित्र यानी डायनेमो देता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किस में? अर्थ तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में कि ठंडा तार में जोड़ते हैं? तो आप उसको गर्म तार में जोड़ते हैं जिसको हम लोग विद्युतमय तार कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को कैसी धारा मिलती है? दोनों मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? जल्दी बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? अंदर जो होती है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ऐसा मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम होगी। क्या होगी? केंद्र पर उसका अधिकतम होगा। यहाँ क्या होगा कि आपको पूरा फुल्ली फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है इस वीडियो में। आपको इसको 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखने से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। कॉपी के ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है।